हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ के अगले चरण में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन इसके संपूर्ण अध्ययन के लिए या मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इसके इतिहास को समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का इतिहास 4 भागों में विभाजित है, जो शुरू होता है मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक मध्य प्रदेश तक। सभी भागों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से पढ़ेंगे और आगे की वीडियोस में कवर करते जाएंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश का इतिहास 4 चरणों में या 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, फिर मध्य प्रदेश का प्राचीन काल, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन काल और मध्य प्रदेश का आधुनिक काल। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल जो है 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में पाषाण काल और एक ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल से हम क्या समझते हैं? पाषाण काल से हम ये समझते हैं जब मनुष्य ने पत्थर से ही औजार बना डाले थे। ठीक है, पत्थर के औजारों का उपयोग किया था किस युग में? पाषाण काल में। ठीक है, तो मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाए पाषाण काल में, और इसी काल में धीमे धीमे मनुष्य जो है कृषि करना सीख गया। कृषि, पशुपालन और अग्नि का प्रयोग करना सीखा, या उसने इसमें आगे कदम रखा। ठीक है, पाषाण काल के बाद बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की। ताम्र पाषाण काल में, ताम्र का मतलब ही तांबा होता है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग भी करना शुरू कर दिया। तो डिफरेंस ये है पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इनके प्रमुख स्थलों के बारे में। मध्य प्रदेश से पाषाण काल से रिलेटेड या पाषाण काल के समय किन स्थलों की खोज की गई या किन स्थलों का उत्खनन किया गया, उनके बारे में पूछा जाता है, या किस जिले से निकाले गए, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम प्रमुख स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो कि मध्य प्रदेश से पाए गए या मध्य प्रदेश में हैं, सबसे पहला है उसमें आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ मिला या आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद। ठीक है, आदमगढ़ है होशंगाबाद में, और कहाँ स्थित है? नर्मदा तट पर स्थित है। नर्मदा तट पर स्थित है आदमगढ़ होशंगाबाद में। किस लिए प्रसिद्ध है या क्या उसमें खासियत है? आदमगढ़ में गुफा शैल चित्र, ठीक है, गुफा शैल चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है आदमगढ़ होशंगाबाद। अगला देखते हैं, अगला प्रमुख स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका जो कि रायसेन में है, लगभग 40 किलोमीटर दूर भोपाल से। ठीक है, और कहाँ स्थित है भीमबेटका? भीमबेटका जो है विंध्य पर्वतों में स्थित है। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला की गोद में है। भीमबेटका रायसेन जिले में है, और प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति का एक साक्ष्य है ये। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति का साक्ष्य है ये भीमबेटका। ठीक है, तो पाषाण काल के 2 स्थल कौन से हो गए? 2 मुख्य स्थल जो है, एक है आदमगढ़ और एक है भीमबेटका। किन जिलों में है ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं ताम्र पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। ठीक है, सबसे पहला है कायथा। कायथा कहाँ है? कायथा है उज्जैन में। छोटी सिंधु नदी के तट पर इसका उत्खनन किया गया, और कायथा में क्या क्या मिला? कायथा में देखिए कंकड़, छेनी, कुल्हाड़ियाँ और तांबे की धातु मिली। कायथा स्थल से क्या क्या मिला? कंकड़, छेनी, कुल्हाड़ियाँ और तांबे की धातु मिली। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्राप्त हुआ? लाल मृदभांड पर काले रंग के चित्र, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पर काले रंग के चित्र बने हुए मिले। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कायथा के बारे में कि कायथा प्रमुख स्थल या कायथा जो जगह है वराह मिहिर की जन्मभूमि है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। वराह मिहिर की जन्मभूमि कहाँ है या कौन सी है? कायथा। ठीक है, उज्जैन।
अगला प्रमुख स्थल देखते हैं खेड़ी नामा। खेड़ी नामा कहाँ है? होशंगाबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं ऐरण। ऐरण कहाँ है? सागर में है। इसका प्राचीन नाम एरिकेण था। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? एरिकेण। ऐरण के बारे में आप डिटेल में अभी और जानकारी आगे के वीडियोस में प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐरण से क्या क्या प्राप्त हुआ? इस प्रमुख स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ? तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, मृदभांड प्राप्त हुए, मिट्टी की पशु की आकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। कहाँ से? ऐरण से। ठीक है, अगला देखते हैं नवदा टोली। नवदा टोली प्रमुख स्थल कहाँ है? महेश्वर। ये भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले। झोपड़ी नुमा मिट्टी की कुछ झोपड़ी बनाकर मिट्टी के घरों में रहते थे, तो ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? नवदा टोली प्रमुख स्थल से। अगला देखते हैं अवरा। अवरा जो कि मंदसौर में है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? ताम्र पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक की सामग्री मिली। अवरा से क्या क्या मिला? देखिए, ताम्र पाषाण काल स्थल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस जगह से ताम्र पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक की जो है सामग्री प्राप्त होती चली गई। ठीक है, अगला देखते हैं डॉग वाला। डॉग वाला जो है कहाँ है? उज्जैन में है। इसके बाद देखते हैं नागदा। नागदा भी कहाँ है? उज्जैन में है। अगला देखते हैं आजाद नगर। आजाद नगर कहाँ है? इंदौर है। तो कई बार इन स्थलों के जगह पूछ लेते हैं कि किन जगहों से प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का प्राचीन काल। मध्य प्रदेश का प्राचीन काल शुरू होता है वैदिक युग से। वैदिक युग जैसा कि हम सभी जानते हैं 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। तो इसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, या मध्य प्रदेश का कैसा क्या वैदिक युग में रहा, इस चीज़ को हम देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्य संस्कृति उत्तर भारत तक सीमित थी। ठीक है, जो आर्य संस्कृति थी ऋग्वैदिक काल में कहाँ तक सीमित थी? उत्तर भारत तक। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उसने मध्य प्रदेश में कदम रखा। विंध्याचल को पार करके मध्य प्रदेश में कदम रखा। किसने? आर्य संस्कृति ने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मध्य प्रदेश में आर्य संस्कृति जो है किस युग में या किस काल में आई? तो किस काल में आई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए और क्या देखा? इस युग के साक्ष्य प्राप्त हुए। वैदिक युग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश के किन जिलों से प्राप्त हुए? ग्वालियर, भिंड और मुरैना से। ठीक है, तो इन जगहों से मध्य प्रदेश के प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला देखते हैं महाकाव्य युग। महाकाव्य युग में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से महाभारत और रामायण की भूमिका का वर्णन है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में महाभारत और रामायण की भूमिका का वर्णन भी महाकाव्य युग में दिया है। किस तरीके से? देखिए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये कहा जाता है कि राम जी ने अपने वनवास का कुछ समय बस्तर के दंडकारण्य, बस्तर जो में है, दंडकारण्य जो है बस्तर में, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो ये कहा जाता है कि राम जी ने अपने वनवास का काफ़ी समय दंडकारण्य में बिताया था। वहीं से रावण ने सीता जी का हरण भी किया था। ठीक है, और इसके अलावा वाल्मीकि आश्रम में जो कि टोस नदी तट पर संभावित है, रामायण में अगर आप देखेंगे तो टोस नदी को तमसा नदी कहा जाता है। तमसा नदी पहले कहा जाता था, अभी वर्तमान में से टोस नदी कहा जाता है। ठीक है, तो वाल्मीकि आश्रम जो टोस नदी पर स्थित है, ठीक है, वहाँ सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया था। और ये कहा जाता है कि कुश ने जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल पर राज किया था। राम जी के सबसे छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनके पुत्र थे शंभुगाती, उन्होंने विदिशा पर राज किया था। इस तरीके से मध्य प्रदेश की भूमिका रामायण की दृष्टि से भी काफ़ी ऐतिहासिक रही। इसी तरह महाभारत में भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों का भाग रहा। जैसे महाभारत में भी मध्य प्रदेश के मुख्यतः महेशमती, उज्जैनी, कुंतलपुर, विराटपुरी, इन सभी क्षेत्रों ने भाग लिया। ठीक है,
इसके बाद इस समय जो है महाकाव्य युग के समय क्या था, सतपुड़ा और विंध्याचल में निषाद जाति का राज्य था। देखिए आपने अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो हिस्ट्री में आपने ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का जिक्र सुना होगा। उसी ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है निषाद जाति के बारे में बताया है और वही निषाद जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी और स्पेशली वो जो है सतपुड़ा और विंध्याचल में जो है इनका राज था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महाजनपद युग में। महाजनपद युग जो कि 650 ईसा पूर्व में था। हम सभी जानते हैं कि भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था, जिसमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश के थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद कौन कौन से थे, एक था चेदी जिसे वर्तमान में खजुराहो बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, और एक था अवंती जिसे हम वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 2 महाजनपद जो है मध्य प्रदेश के थे। चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। क्या राजधानी थी चेदी की? शक्तिमती। इसकी एक शाखा, चेदी की एक शाखा जो है कलिंग में भी स्थापित की गई थी। ठीक है, इसकी एक शाखा कलिंग में भी स्थापित की गई और खारवेल जो है कलिंग का एक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, कलिंग का शासक कौन था? खारवेल। चेदी वंश के एक राजा थे शिशुपाल। ये जो शिशुपाल हैं इनका जिक्र महाभारत में भी हुआ है। श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया था। ठीक है, तो चेदी वंश के राजा थे ये शिशुपाल। ठीक है, इसके बाद जो है धीमे धीमे जो है जब नंद वंश आया, ठीक है, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद ने अंततः चेदी को मगध में मिला लिया। ठीक है, चेदी को मगध में मिला लिया। इसके बाद अवंती के बारे में देखते हैं। अवंती महाजनपद, ठीक है, अवंती महाजनपद भी काफ़ी शक्तिशाली था और अवंती के 2 भाग थे, एक था उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। देखिए ये चीज़ भी पूछी जाती है कि कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी या दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। महिष्मती जिसे वर्तमान में हम महेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अवंती का शासक कौन था? चंद्रप्रगुप्त। ठीक है, काफ़ी महान शासक था ये। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन था? ये अवंती का शासक था। देखिए मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपदों में जो है भारत को विभाजित किया गया था, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, 2 हमने मध्य प्रदेश के तो देखे, तो एक एक करके जिस तरीके से आपने देखा कि चेदी को भी मगध में मिला लिया गया, इसी तरीके से अवंती की कहानी भी यही है। अवंती महाजनपद को भी अंततः मगध में मिला लिया जाता है। तो किन किन राजाओं ने या किन किन शासकों का इसमें योगदान था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जो है अवंती को भी मगध में मिला लिया गया। जिस समय अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत था, ठीक है, उस समय मगध के राजा कौन थे? उस समय मगध पर शासन कर रहे थे हर्यक वंश के बिंबिसार। कौन शासन कर रहा था? हर्यक वंश के बिंबिसार। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि देखिए जब अवंती का शासक चंद्रप्रगोत था तब मगध का शासक कौन था? ठीक है, या किसके समकालीन था? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तब मगध में क्या? बिंबिसार का था। इसके बाद जो है चंद्रप्रद्योत जो है एक बार बीमार पड़ गए, इन्हें जो है पांडु रोग हो गया। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जिनका नाम था जीवक, ठीक है, इस नाम को भी याद रखेंगे, इनका जो है एक राजवैद्य था, उसका नाम क्या था? जीवक। 1 सेकेंड। उसका नाम क्या था? जीवक। जीवक को किसके बाद भेजा था? चंद्रप्रगोत के पास।
उससे जो है इनके संबंध आपस में अच्छे हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी बिंबिसार के बाद, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु, जिसे चंड प्रगोत से बहुत भय था। ठीक है, चंड प्रगोत से उसे बहुत भय था। उस भय की वजह से अपनी सुरक्षा के लिए उसने जो है अपनी सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र दुर्ग की स्थापना करवाई। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र दुर्ग किसने बनवाया? अजातशत्रु ने बनवाया। और किससे सुरक्षार्थ बनवाया, मतलब किससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए? तो किससे? चंड प्रद्योत से। ठीक है, तो अजातशत्रु। इसके बाद जो है जब हर्यक वंश समाप्त हुआ, इसके बाद अगला वंश कौन सा आया? शिशुनाग वंश। ठीक है, अगला वंश कौन सा आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। अंततः शिशुनाग ने अवंती को भी मगध में मिला लिया। ठीक है, अंततः शिशुनाग ने जो है अवंती पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब अवंती भी जो है किसका हिस्सा बन गया? मगध का हिस्सा बन गया। तो चेदी भी मगध का हिस्सा बन गए, चेदी भी मगध का हिस्सा बन गया और अवंती भी मगध का हिस्सा बन गया। लेकिन जिस समय शिशुनाग वंश था मगध में, उस समय अवंती का शासक कौन था? उस समय अवंती का शासक था नंदीवर्मन। उस समय अवंती का शासक कौन था? नंदीवर्मन। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि पूरा जो मैंने आपको बताया, एक एक चीज, एक एक शासक का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती का शासक कौन था? चंड प्रद्योत। उस समय मगध का शासक कौन था? मगध का शासक था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को जो है चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा था, क्योंकि वो बीमार हो गए थे, उन्हें पांडु रोग हो गया था। इसके बाद बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आए। अजातशत्रु ने जो है अपनी सुरक्षा, चंड प्रगोत से सुरक्षा के लिए जो है पाटलिपुत्र दुर्ग की स्थापना की। इसके बाद हर्यक वंश खत्म हो गया। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग, और शिशुनाग ने अंततः अवंती को भी मगध में मिला लिया। और उस समय जब अवंती को मगध में मिला लिया, या जब शिशुनाग वंश मगध पर शासन कर रहा था, तब अवंती के शासक थे नंदीवर्मन। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों महाजनपदों को भी मगध में मिला लिया क्या। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल को देखा, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्राचीन काल में अवंती महाजनपद तक चीज़ों को समझा। मध्य प्रदेश के प्राचीन काल की विस्तृत जानकारी हम अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, और मिलते हैं अगले वीडियो में मध्य प्रदेश के प्राचीन काल को समझने के लिए। धन्यवाद।